Welcome friends, welcome to Great Scholars Academy. Welcome to my video number 20. Chapter 5 ऑर्गेनाइजिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फंक्शनल स्ट्रक्चर वर्सेस डिविजनल स्ट्रक्चर। बच्चों को समझ में नहीं आता कि क्या लिखें और क्या ना लिखें, यही है इस टॉपिक की सबसे बड़ी समस्या। फंक्शनल स्ट्रक्चर, सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा था? स्ट्रक्चर तैयार कर रहा था, फ्रेमवर्क तैयार कर रहा था, हिंदी भाषा में ढांचा तैयार कर रहा था। किस हिसाब से? काम के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से। तो जरूरत क्या है? अगर मेरा बिजनेस छोटा है, सिंपल मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूं या मैं कई सारे प्रोडक्ट बनाता हूं, इसी बात पर मेरा स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा। तो वो कहता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, नाम से ही हिंट लगाएंगे फंक्शन। तो जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं फंक्शंस के हिसाब से, एक कंपनी क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? सेल, परचेज, प्रोडक्शन, एचआर, फाइनेंस, यही सब कंपनी के काम है। यानी सामान बनाना, सामान बेचना, प्रोडक्शन करना, फाइनेंस करना, यही सब चीजें एक कंपनी की जरूरत है। तो एक मैनेजिंग डायरेक्टर 4 डिपार्टमेंट बना देगा। फॉर एग्जांपल परचेज का एक, सेल का एक, फाइनेंस का और एक एचआर। ठीक, सबके एक एक हेड बैठा देगा। यही है आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर। डिवीजन ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन, जब मैं पूरी कंपनी को, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बांट देता हूं ऑन द बेसिस ऑफ मेजर एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा। जब मैं काम के हिसाब से, मेजर एक्टिविटीज के हिसाब से, मेजर फंक्शन के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को बांट देता हूं, तब वो जाके बन जाती है आपकी फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो एक्टिविटीज फिर से वही परचेज, सेल, फाइनेंस, एचआर, ये सब। तो क्या हुआ? डायरेक्टर, उसके बाद ये डिपार्टमेंट, और इन डिपार्टमेंट के अपने अपने हेड। परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, एचआर मैनेजर। क्लियर? ये आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब इसके फायदे क्या है? सबसे पहले स्पेशलाइजेशन आएगी। स्पेशलाइजेशन क्यों? क्योंकि मैंने काम का बंटवारा कर दिया। परचेज वाले लोग सिर्फ परचेज का काम करेंगे, सेल्स वाले सेल्स का। उन्हें किसी दूसरे काम में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्पेशलाइजेशन इज अचीव्ड ड्यू टू डिवीजन ऑफ वर्क। कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड विद इन डिपार्टमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये विद इन, यानी एक डिपार्टमेंट अपने आप में कोऑर्डिनेशन कर सकता है। क्यों? क्योंकि परचेज वाले को सिर्फ परचेज का ही काम करना है, परचेज के ही रिलेटेड काम करना है, तो माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो विद इन डिपार्टमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना बहुत आसान। मैनेजरियल एफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड। बार बार लगातार एक ही काम को रिपीट करता रहूंगा, परचेज वाले परचेज ही करते रहेंगे तो एक्सपर्ट हो जाएंगे, सेल वाले सेल करते रहेंगे तो उसके अंदर एक्सपर्ट हो जाएंगे, फाइनेंस वाले फाइनेंस रिलेटेड, एचआर वाले एचआर। तो बार बार मैं एक काम को करता रहूंगा तो स्पेशलिस्ट हो जाऊंगा, स्पेशलिस्ट हो जाऊंगा तो मेरी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, यहां पर डुप्लीकेसी नहीं होती, काम बार बार नहीं होता। क्यों? काम अलग अलग हो गए। अब परचेज वाला माइंड में क्लियर है, मुझे खरीदने का काम करना है, सेल वाले से, फाइनेंस वाले से मेरा कोई लिंक नहीं, तो डुप्लीकेशन होने के चांसेस बिल्कुल मिनिमम हो जाते हैं। ट्रेनिंग बहुत आसानी से दे पाता। मुझे पता लगा भैया फाइनेंस वाले गलतियां कर रहे हैं, फाइनेंस की टीम बुला ली, फाइनेंस के लिए एक सीए बुला लिया ट्रेनिंग देने के लिए, तो यहाँ पर मैं ट्रेनिंग बहुत आसानी से दे पाता। जिस डिपार्टमेंट में गड़बड़ होगी उसी को ट्रेनिंग के लिए बुला लूंगा, बाकी डिपार्टमेंट तो अपने वर्क कर रहे हैं। ये उसके बाद गिव इक्वल वेटेज, सारे डिपार्टमेंट्स को इक्वल वेटेज देता हूं। इक्वल वेटेज का मतलब क्या? मेरे लिए कोई डिपार्टमेंट कम नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है, मेरे लिए सारे डिपार्टमेंट एक जैसे। इसके बाद आपके पास आ जाता है डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। यहां पर मैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव को भूल जाता हूं। क्यों? मेरा काम सिर्फ क्या रहेगा? परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर का काम क्या रहेगा? अपने डिपार्टमेंट को सबसे बेहतर दिखाना। चाहे बाकी 3 डिपार्टमेंट्स की बुराई करता रहूं, चाहे 3 डिपार्टमेंट के काम में अड़ंगा डालता रहूं, टांग अड़ाता रहूं, लेकिन मेरी कोशिश क्या रहेगी?
हमेशा अपने डिपार्टमेंट को बेहतर दिखाऊं। ओके, तो इससे क्या होगा, कंपनी का ऑब्जेक्टिव डिफीट हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी कंपनी के लिए। डिफिकल्टी इन एस्टेब्लिशिंग इंटर डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? परचेज वाला रॉ मटेरियल परचेज करके देगा तो प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन वाला कुछ प्रोडक्शन करेगा तभी तो सेल वाला कुछ सेल कर पाएगा, और सबसे ऊपर फाइनेंस वाले ने पैसे ही नहीं दिए तो परचेज वाला परचेज करेगा। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के वर्क पे डिपेंड करता है। एक डिपार्टमेंट का झगड़ा हो गया, काम क्या होगा, ठप पड़ जाएगा, कोई भी काम नहीं कर पाएगा। डिफिकल्टी इन एस्टेब्लिशिंग इंटर डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। कैसे? अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के कंपैटिबल नहीं, सेल वाला कह रहा है सेल बढ़ाओ, परचेज वाले को रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, परचेज वाला परचेज नहीं कर पा रहा, तो प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन कैसे करेगा? तो जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के कंपैटिबल नहीं होता तब भी ये फॉर्मेट वेस्ट हो जाता है। हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, कंप्लीट डेवलपमेंट में कभी भी एम्प्लॉयज की यहां पर नहीं कर पाता। क्यों? परचेज वाले को सिर्फ परचेज की नॉलेज होगी, सेल वाले को सेल की। तो इसका बेसिक सा फंडा क्या है, उनकी नॉलेज जो है वो लिमिटेड रह जाएगी, वो कभी भी पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी नहीं रख पाएंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजन स्ट्रक्चर नाम से पता लग रहा है डिवीजन के हिसाब से बनाया गया स्ट्रक्चर, यानी प्रोडक्ट के हिसाब से जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बांट देते हैं तब आपका बन जाता है डिविजनल स्ट्रक्चर। तो कहता है डिवीजन ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेजर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी। जब मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, अपनी कंपनी का बंटवारा प्रोडक्ट के हिसाब से कर देता हूं तब वो बन जाता है डिविजनल स्ट्रक्चर। एग्जांपल के तौर पे मैनेजिंग डायरेक्टर है, मेरी कंपनी दो प्रोडक्ट बनाती है, एक कॉस्मेटिक्स और दूसरा गारमेंट्स। अब ध्यान देने वाली बात, कॉस्मेटिक्स के रॉ मटेरियल अलग होंगे, गारमेंट्स के रॉ मटेरियल अलग होंगे, तो मैं एक गोदाम में नहीं रख सकता, ऐसा ही है। तो मैं क्या करता हूं, अलग से एक फैक्ट्री लगा देता हूं, किसकी? कॉस्मेटिक्स की। अलग से एक फैक्ट्री लगा देता हूं गारमेंट्स की। अब कॉस्मेटिक्स के अपना परचेज डिपार्टमेंट होगा, अपना सेल्स डिपार्टमेंट होगा, अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, अपना एचआर डिपार्टमेंट होगा। सेम वही फॉर्मेट गारमेंट्स वाले में फॉलो होगा। गारमेंट्स का अपना परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, यही सब चीज। तो इसी तरीके से हम बात करेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर। तो मेरे पास दो प्रोडक्ट थे, अगर मैं कोई नया प्रोडक्ट खोलना चाहूं, नया प्रोडक्ट बनाना चाहूं तो क्या करूंगा, एक डिवीजन और सेटअप कर दूंगा, फिर से ये डिपार्टमेंट्स दोबारा खोलूंगा। तो एक्सपेंशन आसानी से डिवीजन स्ट्रक्चर में हो सकता है। क्लियर? इस स्ट्रक्चर के फायदे, सबसे पहले प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ डिवीजन। अब कॉस्मेटिक्स वाले डिवीजन का एक हेड होगा, तो वो कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड सारे काम करेगा, सारी जानकारी रखेगा, तो प्रोडक्ट के बारे में सारी नॉलेज होगी उसके पास। तो हर वो चीज जो उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, जो कॉस्मेटिक्स को सेल करने के लिए चाहिए होगी, वो डिविजनल हेड तैयार करके डिवीजन रिजल्ट्स कैन बी असेस्ड। मैं आसानी से पता कर सकता हूं कौन से बिजनेस से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है और कौन से बिजनेस से कम प्रॉफिट हो रहा है, या किस बिजनेस से नुकसान हो रहा है। क्यों? मैं आसानी से पता कर लूंगा कॉस्मेटिक बिजनेस से कितना फायदा हुआ, गारमेंट बिजनेस से कितना फायदा हुआ। जो उनका बिजनेस अच्छा चल रहा होगा उसे कंटिन्यू कर सकता हूं, जो बिजनेस बेकार चल रहा होगा उसे बंद कर सकता हूं। तो इंडिविजुअल प्रॉफिट और लॉस को पता कर सकता हूं। प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्विक डिसीजन मेकिंग। अब ध्यान देने वाली बात, कॉस्मेटिक्स की कंपनी में नुकसान चल रहा है, दूसरी कंपनी ओके चल रही है, तो मुझे दूसरी कंपनी पे तो ध्यान ही नहीं देना। तो डिवीजन मैनेजर अपनी कंपनी के अंदर जो समस्याएं होंगी उसे दूर करने के लिए फटाफट डिसीजन ले पाएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर को भी
दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? उसे पता है कि कॉस्मेटिक की कंपनी में दिक्कत है तो वो कॉस्मेटिक की कंपनी के बारे में सोचेगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्विक डिसीजन मेकिंग बहुत है। एक्सपेंशन और ग्रोथ की बात हम कर ही चुके, यानी कि अगर मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाना है, नई यूनिट खोलनी है, नया प्रोडक्ट बनाना है, तो मैं आसानी से इस यूनिट के अंदर बना। अब नुकसान क्या है इस फॉर्मेट के? सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिवीजन है। कॉस्मेटिक वाले का झगड़ा गारमेंट वाले से हो सकता है। कैसे? वो मैनेजिंग डायरेक्टर को कहेंगे यार आपको कॉस्मेटिक की कंपनी ज्यादा पसंद है क्या, उसे ज्यादा पैसे दे दिए, मुझे कम पैसे दिए। तो झगड़ा हो सकता है डिविजनल हेड्स के बीच में, और डिविजनल हेड के बीच में झगड़ा होने का मतलब जो कंपनी है उसको नुकसान होगा। दोनों अपनी कंपनी को, अपनी डिवीजन को बेटर दिखाने की कोशिश करेंगे, तो इससे क्या होगा? झगड़ा बढ़ता चला जाएगा। डुप्लीकेसी होगा, फंक्शंस की डुप्लीकेसी हो रही है। कैसे? यहाँ पर भी परचेज डिपार्टमेंट खोलना पड़ा, यहाँ पर भी परचेज डिपार्टमेंट, यहाँ भी सेल्स था, यहाँ भी सेल्स, यहाँ भी फाइनेंस था, यहाँ भी फाइनेंस। तो डुप्लीकेसी हो रही है, मैन पावर ज्यादा लग रही है। क्यों? 10-5 बंदे यहाँ परचेज में रखने पड़ेंगे, 10-5 यहाँ रखने पड़ेंगे, तो कॉस्ट भी ज्यादा लग रही है और फंक्शन भी डबल हो रहे हैं। तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। तीसरा, डिविजनल हेड इग्नोर्स ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट इन डेवलपिंग ओनली बिजनेस। कॉस्मेटिक वाला क्या चाहेगा? मेरी कंपनी, मेरी डिवीजन अच्छा काम करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गारमेंट के डिवीजन में प्रॉफिट हो रहा है। तो ये अपनी इंडिविजुअल फैक्ट्री की तरह काम करेंगे। इंडिविजुअल फैक्ट्री की तरह काम करेंगे तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव को भूल जाएंगे, और कंपनी का ऑब्जेक्टिव भूल गए तो सारा काम ही खत्म हो जाएगा। तो ये है डिविजनल स्ट्रक्चर के फायदे, नुकसान। इसके बाद हम देखते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर का डिफरेंस। फंक्शनल स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा जब हम फंक्शंस के हिसाब से काम का बंटवारा करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस परफॉर्म, यानी परचेज, सेल, फाइनेंस, एचआर, जब हम फंक्शंस के हिसाब से काम का बंटवारा करते हैं तो वो है फंक्शनल स्ट्रक्चर। और डिविजनल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर, यानी जितने प्रोडक्ट मैं मैन्युफैक्चर करता हूं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कॉस्मेटिक्स और गारमेंट्स, तो जब मैं प्रोडक्ट्स के हिसाब से डिवीजन करता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं, तब वो बन जाता है डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, यहां पर बंदे, यहां पर वर्कर्स फंक्शन के हिसाब से स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, यानी परचेज वाले परचेज में एक्सपर्ट हो जाएंगे, सेल्स वाले सेल्स में। तो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन यहां पर हम अचीव कर सकते हैं। यहां पर क्या होगा? यहां पर हम प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन अचीव कर सकते हैं। कॉस्मेटिक्स वाले बंदे कॉस्मेटिक से रिलेटेड सारी चीजों में पारंगत होंगे, परफेक्ट होंगे। ऐसे ही गारमेंट्स वाले बंदे गारमेंट से रिलेटेड सारी चीजों में परफेक्ट होंगे। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन इज अचीव्ड। डिफिकल्ट टू असर्टेन डिपार्टमेंटल रिस्पांसिबिलिटी, यहां पर एक डिपार्टमेंट की रिस्पांसिबिलिटी को असेस करना, असर्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कैसे? सपोज मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ, मैंने कहा था मुझे 1000 पीस शर्ट्स के सेल करने, तो सेल डिपार्टमेंट ने वो टारगेट अचीव नहीं किया। अब मैं सेल डिपार्टमेंट के पास गया, भैया ऐसा क्यों? तो सेल्स वाला कहेगा जी प्रोडक्शन ने सामान बना के नहीं दिया। प्रोडक्शन वाले के पास गया, उसने कहा जी परचेज वाले ने रॉ मटेरियल खरीद के नहीं दिया। परचेज डिपार्टमेंट के पास गया, जी फाइनेंस वाले ने पैसे नहीं दिए। तो यहाँ पर जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को असरटेन करना बहुत मुश्किल है। लोग एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी टाल देते हैं, लेकिन easy to ascertain divisional responsibilities। अब टारगेट अचीव नहीं हुआ कॉस्मेटिक्स का, तो कॉस्मेटिक वाले डिवीजन को ही पकड़ूंगा जाके, गारमेंट वाले डिवीजन का तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो इजी है, आसान है डिविजनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पता करना। नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, मुझे पता लग गया क्योंकि यहाँ पर एक ही बार परचेज डिपार्टमेंट बना था, तो कॉस्ट जो है वो लेस थी। लेकिन यहाँ पर हर बार जितनी डिवीजन बनेगी उतने ही डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे, परचेज के, सेल के, फाइनेंस के, एचआर के। तो वर्कर्स भी ज्यादा होंगे, डिपार्टमेंट जगह भी ज्यादा लगेगी, कॉस्ट भी ज्यादा।
इसके बाद इट इज सुटेबल, इस तरह का फॉर्मेट, इस तरह का स्ट्रक्चर वहां पर सुटेबल है जहां पर मेरे पास एक प्रोडक्ट है या कंपनी सिर्फ एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। और डिविजनल स्ट्रक्चर वहां पर कामयाब है जहां पर मोर देन वन, एक से ज्यादा प्रोडक्ट कंपनी बना रही है, तब मुझे डिविजनल स्ट्रक्चर को अप्लाई करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं अपने बिजनेस को आसानी से एक्सपैंड करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि कई सारी चीजें बनाऊं, कई सारे प्रोडक्ट्स बनाऊं, तो मुझे डिविजनल स्ट्रक्चर की सहायता लेनी पड़ेगी। अगर मैं सोचता हूं कि सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाऊं, उसी में ही अपने बिजनेस को आगे लेकर जाऊं, तो मुझे फंक्शनल स्ट्रक्चर की सहायता लेनी पड़ेगी। यही था हमारा डिफरेंस, फंक्शनल स्ट्रक्चर वर्सेस डिविजनल स्ट्रक्चर।